हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं जगमोहन बोलोखरा की किताब अलौकिक हिमाचल प्रदेश द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने इस चैप्टर नंबर 3 का एक पार्ट हमने अपलोड कर रखा है। उस पार्ट को ज़रूर देखिए, ठीक है। जिसमें हमने बहुत सारे जातियाँ पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी था उसमें, और हमारे फॉसिल्स थे उसमें, नालागढ़ का एरिया था, ठीक है। हमने कोल पढ़े, किरात पढ़े, निषाद पढ़े, खश पढ़े, भुंडा उत्सव हमने पढ़ा था। तो नाग जाति हमने पढ़ी। तो अब आज हम पढ़ रहे हैं आर्य, ठीक है। आर्य से हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्य से। ये है चैप्टर नंबर 3, वीडियो नंबर 2, ठीक है। आर्य आर्य क्या थे ये? आर्यों के मूल स्थान के बारे में इतिहासकार की अलग अलग राय है। कुछ इतिहासकार आर्यों का देश मध्य पूर्वी एशिया को मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार आर्यों का जन्म देश भारत को ही मानते हैं। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि आर्य जो भारत में आए थे वो आए थे मध्य पूर्वी एशिया से, ठीक है। मान लो ये हमारी धरती है, ठीक है, ये हमारी इक्वेटर है। तो ये बोल रहे हैं कि जो एक तरफ के जो इतिहासकार है वे बोल रहे हैं कि आर्य जो भारत में आए थे वो आए थे मध्य पूर्वी एशिया से, मतलब इस साइड से आए ये लोग, ठीक है। मतलब यहाँ के निवासी है जो ये भारत, यहाँ हमारा भारत इधर इधर जैसे, तो यहाँ से ये लोग जो है ना भारत में आए, ये इनका मानना है। और कुछ इतिहासकार बोल रहे हैं कि भाई नहीं, ये भारत के ही लोग थे ये, ठीक है, ये कोई बाहर से आने वाले लोग नहीं है ये, ठीक है ना। तो अगला है, आर्य का नाम कहीं कहीं तिब्बत से भी जुड़ता रहा है, ठीक है। आर्यों का जन्म चाहे मध्य पूर्वी एशिया में हुआ हो, चाहे भारतवर्ष के सप्त सिंधु क्षेत्र में या तिब्बत में, हिमाचल में उनका आगमन कुछ समय बाद हुआ, लेकिन आर्यों की एक शाखा खश यहाँ पहले आ चुकी थी। समझ में आ रही बात? ये बोलना चाह रहे हैं कि आर्य चाहे मध्य पूर्वी एशिया से आया है, चाहे आया है भारत में ही इसका, चाहे इसका जन्म हुआ होगा या तिब्बत से ही हुआ होगा, बट इनकी जो एक शाखा थी खश जाति, वो हिमाचल में जो है पहले ही आ चुकी थी, ठीक है। इससे यह प्रतीत होता है कि आर्य सप्त सिंधु की अपेक्षा हिमाचल में पहले ही प्रवेश कर चुके थे, परंतु इतिहासकार वैदिक आर्यों को ही आर्यों के रूप में मान्यता देते हैं। जो वैदिक युग के जो आर्य थे ना, उनको ही जो है ना आर्यों के रूप में मान्यता देते हैं इतिहासकार, ओके। वैदिक साहित्य में हिमाचल के संदर्भ में अधिक सूचनाएं नहीं मिली है। यह साहित्य यहाँ की राजनीतिक दशा के विषय में प्राय मौन ही है। हिमाचल प्रदेश में आर्यों का प्रवेश सशस्त्र संघर्ष और शांतिपूर्ण विकल्प दोनों का परिणाम है। शुरू शुरू में शस्त्रों का टकराव रहा। शंबर और सुदास दिवोदास संघर्ष इसका उदाहरण है। तो शंबर और सुदास और दिवोदास का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, वो इसका उदाहरण है। आधुनिक कांगड़ा, जिसको त्रिगर्त बोलते थे, आधुनिक कांगड़ा जो जिसको त्रिगर्त बोलते थे, आर्यों ने स्थानीय नेताओं से युद्ध करके विजय किया था। जो यहाँ के मूल लोग थे ना, उनसे जो है ना आर्यों ने युद्ध किया और उस कांगड़ा को जो है ना विजय किया, और अपने रहने के लिए यह स्थान बनाया। और कांगड़ा को जो उन्होंने जो है त्रिगर्त को अपने रहने के लिए स्थान बनाया, ओके। गिरी, सतलुज और रावी उपत्यका पर आर्यों के प्रसार का काम ऋषि मुनियों ने किया। धीरे धीरे स्थानीय लोग आर्य संस्कृति में समाते रहे। आर्य प्रसार के लिए ऋषियों में परशुराम का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। जिन्होंने आर्यों का प्रचार किया, उनमें अगर ऋषियों का नाम लेना तो परशुराम जी, भगवान परशुराम जिनको बोलते हैं, उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, ठीक है। परशुराम से पूर्व किसी ने आर्य संस्कृति के प्रसार का अभियान चलाया होगा ऐसा प्रतीत नहीं होता है, ओके।
कांगड़ा को छोड़कर आर्यों ने शंबर सुदास दिवोदास युद्ध के बाद बहिर शिवालिक को अपने अधिकार में लेकर राज्य स्थापित किए। कांगड़ा को शायद आर्यों ने अपने आधिपत्य में रखा और शासक स्थानीय व्यक्ति को ही रहने दिया। ठीक है, कांगड़ा में आर्य संस्कृति के प्रसार का कार्य ऋषियों और ब्राह्मणों ने किया। कांगड़ा में आर्य संस्कृति के प्रसार का कार्य ऋषियों और ब्राह्मणों ने किया। आर्य प्रसार के सर्व प्रमुख नायक परशुराम ने हिमाचल के पूर्वार्ध में आर्य प्रवेश का सफल नेतृत्व किया। इन्होंने ब्राह्मणों की अनेक टुकड़ियों को सतलुज और गिरी घाटियों में बसाकर उपनिवेश स्थापित किए। जो आर्यों का प्रचार प्रसार है ना गाइस, वो परशुराम जी ने किया था। देखो ये जगमोहन बलोखरा जी बोल रहे हैं अपनी बुक में। ठीक है, परशुराम जी ने जो है हिमाचल में आर्यों का प्रवेश का सफल नेतृत्व किया और इन्होंने जो है ना ब्राह्मणों की अनेक टुकड़ियां बनाई। ठीक है, कुछ को सतलुज घाटियों पे भेज दिया, किसी को किसी अन्य नदी के इसमें बसा दिया उनको। ठीक है, और उपनिवेश स्थापित किया। उपनिवेश मतलब उनके छोटे छोटे एक केंद्र होते थे। जो इन उपनिवेशों का मुख्य कार्य अपने चारों ओर आर्य सभ्यता तथा संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार का केंद्र बनाना था। हमें यहां से जो है ना हिमाचल के रियलिटी का पता चल रहा है। आर्य जो है ना ये बाहर के लोग थे ये। ठीक है, और हिमाचल में ये बसे थे। बाद में आके इन्होंने जो है ना अपने यहाँ पे संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, रेणुका, काओ, ममेल, नीरथ, दत्तनगर और निर्मल में आज भी ये उपनिवेश विद्यमान है। रेणुका मतलब सिरमौर में जो है ना इनके जो उपनिवेश है आज भी ये विद्यमान है, जो हिंदुत्व के शास्त्रीय स्वरूप का गढ़ माना जाता है। सिरमौर में आर्य संस्कृति का प्रसार का केंद्र बिंदु रेणुका था। तो सिरमौर में जो है ना आर्यों का प्रचार प्रसार जो है ना हुआ, जिसका केंद्र बिंदु कहाँ था? रेणुका। ओके, परशुराम के पिता जमदग्नि का आश्रम रेणुका में ही था। ओके, जमदग्नि ऋषि के अतिरिक्त अगस्त्य और गौतम ऋषियों ने भी रेणुका के आसपास आश्रम बनाकर आर्य संस्कृति का प्रचार किया। उपरोक्त बातों से सिद्ध होता है कि आर्यों ने बड़ी संख्या में इस पहाड़ी प्रदेश में प्रवेश ही नहीं किया और ना ही अपने प्रचार प्रसार के लिए बड़ी सेना का सहारा लिया, बल्कि धीरे धीरे यहाँ की जातियां नाग, कोल, खश, किन्नर, किरात आदि आर्यों में समाविष्ट होती चली गई। तो जो यहाँ की जो मूल जातियाँ थी ना, जैसे नाग थी, कोली थी, खश थी, किन्नर थी, किरात थी, वही भी जो है ना इन आर्यों में जन समाविष्ट होते चले गए। ठीक है, अब पढ़ते हैं शक और कुषाण। शक और कुषाण क्या बोलते हैं इनके बारे में। ठीक है, शक और कुषाण मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक और कुषाण सिथियनों की ही एक शाखा युइची या युइश की जाति थी। कुछ विद्वानों ने इन्हें खशों के वंशज माने हैं। कुछ विद्वान बोलते हैं कि शक और कुषाण जो है ना खश थे। ठीक है, उनके मतानुसार खश ही उलटकर शक या शक बन गया। मतलब जैसे खश था ना, खश फिर ख और श, फिर बाद में उलट के बना ये शक या शक। ठीक है, शक बन गया। इन जातियों को अपने मूल स्थान मध्य एशिया में एक भी यायावर बर्बर जाति हुणों ह्यूगन से पराजित होना पड़ा था। हुणों ने इनको जो है पराजित किया था। ठीक है, जिनके कारण इन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया और नए स्थान की खोज में निकल पड़ा। ठीक है, कौन सी जाति? ये था शक, खश जिसको बोलते खश या शक, बात है की। ठीक है, शकों के राजकुलों की उपाधि क्षत्रप थी। जो शक थे ना उनके राजकुलों की उपाधि थी, उसको बोलते थे क्षत्रप। और अधिक शक्तिशाली हो जाते थे, जो अधिक शक्तिशाली हो जाते थे उन्हें उस उपाधि को बोला जाता था महाक्षत्रप। महाक्षत्रप कहलाते थे। ठीक है, शकों ने भी भारत में ईसा पूर्व पहली शताब्दी में प्रवेश किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो शताब्दी वाले क्वेश्चन होते हैं ना गाइस, ये यार ये याद रखने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है,
जो शताब्दी वाले जो ये क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शकों ने भारत में जो है किस ईसा पूर्व में जो है ना प्रवेश किया था? तो उन्होंने क्या था, भारत में ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में शकों ने। ओके, इसके कुछ समय पश्चात इनकी दूसरी शाखा कुषाण आए। तो जब शक पहली शताब्दी में आए तो कुछ समय बाद कुषाण भी यहाँ पे आ गए। शकों ने पश्चिमी उत्तरी भारत में कई राज्य स्थापित किए। इनका राज्य त्रिगर्त के बड़े भाग तथा सतलुज उपत्यका में काफी भीतर तक फैला हुआ था। सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्त को पराजित कर महर्षि ध्रुव स्वामिनी को जिस शकराज ने मांगा था वह हिमाचल का ही था। ठीक है, तो जो ये महर्षि ध्रुव स्वामिनी जो थे उनको जो शकराज थे ना, शकराज वो हिमाचल के ही थे। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र रामगुप्त को जिसने हराया, ठीक है, और महर्षि ध्रुव स्वामिनी को जिसने मांगा था तो उसका नाम था शकराज। तो शकराज भी ये हिमाचली था। ठीक है, अलबरूनी के अनुसार शकराज एक वध सियालकोट और लोणी दुर्ग के मध्य किया गया। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है अलबरूनी के अनुसार शकराज का वध जो है सियालकोट और लोणी दुर्ग के मध्य किया गया था। तो शकराज को जो मारा गया था, शकराज का जो वध किया गया था वो किया गया था सियालकोट और लूणी का जो किला है उसमें। ठीक है, जो भी हो यह बात सिद्ध हो चुकी है कि शकों का हिमाचल में काफी प्रभाव रहा और वह यहाँ की जनता में रच बस गए, परंतु इसके विपरीत कुषाण जाति का हिमाचल के जनजीवन पर कोई विशेष प्रभाव पड़ा हो इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, तो शकों का तो चलो बोलते हैं कि इनका प्रभाव पड़ा, बट ये कुषाण का जो खास प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ा है। चलिए गुज्जर यहाँ पे दोबारा से आ गया है हमारे पास, गुज्जरों को भी हम एक बार पढ़ लेते। चलो क्या बोलते हैं गुज्जरों के बारे में। ठीक है, गुज्जर जाति के मूल स्थान का पता नहीं चल सका है। गुज्जर कहाँ के है, क्या है, अभी तक जो कोई पता नहीं चला इसका। ठीक है, मगर कुछ एक विद्वान इन्हें आर्य ही मानते हैं। गुज्जरों का उल्लेख भारतीय साहित्य में सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी में है। मैंने बोला था ना शताब्दी वाले क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, तो गुज्जरों का उल्लेख जो है ना भारतीय साहित्य में सबसे पहले जो ना कौन सी शताब्दी में होता है? 7वीं शताब्दी में गुज्जरों का उल्लेख होता है। ठीक है, इनका नाम जो है गुज्जर है। इनका प्राचीन नाम क्या है? गुज्जर। गुजरावाला पश्चिमी पाकिस्तान उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। इनका आरंभिक निवास स्थल पंजाब रहा। विदेशी आक्रमणकारियों ने जब उन्हें वहां से खदेड़ा तब इनमें से कुछ उत्तरी राजस्थान में और हिमाचल के चंबा जैसे भीतरी भागों में आ गए। अब गुज्जर जाति हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय में पाई जाती है। अधिकतर हिंदू गुज्जर अब स्थायी जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि मुसलमान गुज्जर अभी तक घुमंतु प्रवृत्ति के हैं। हिंदू गुज्जर हिमाचल के मंडी, बिलासपुर, सिरमौर के पोंटा साहिब तहसील और कांगड़ा जिले में रहते हैं तथा मुसलमान गुज्जर अभी तक अस्थायी जीवन जी रहे हैं। ठीक है, हिंदू गुज्जर कहाँ कहाँ रहते हैं? मंडी में रहते हैं, बिलासपुर में रहते हैं, पोंटा में, सिरमौर में रहते हैं, और मुसलमान गुज्जर अभी भी जो है ना अस्थायी जीवन जी रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भोट। भोट ईसा की 7वीं शताब्दी में पहली बार तिब्बती भोटों ने अपने साम्राज्य प्रसार के अभियान में हिमाचल के सीमावर्ती प्रदेश पर आक्रमण किया। ठीक है, ईसा की 7वीं शताब्दी में जो है ना पहली बार तिब्बती भोटों ने साम्राज्य प्रसार के लिए हिमाचल के बॉर्डर के इलाके पे आक्रमण किया। कौन सी शताब्दी में किया था? 7वीं शताब्दी में। ठीक है, यह आक्रमण और प्रत्याक्रमण का क्रम बहुत समय तक चला और इस प्रकार किन्नौर और लाहौल स्पीति में भोट संस्कृति का उदय हुआ। आपने इनके बारे में अगर पढ़ना है ना तो मेरे जनजाति वाला टॉपिक जरूर पढ़े, उसमें इनके बारे में डिटेल में बता रखा है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि ईसा की 7वीं शताब्दी में जो है ना भोटों ने अपने साम्राज्य प्रसार के उद्देश्य से हिमाचल के बॉर्डर वाले इलाके पे आक्रमण किया। नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या थे? ठीक है,
हिमाचल प्रदेश के लोगों की संस्कृति और सभ्यता आर्य है, ठीक है, परंतु जाति तत्वों के आधार पर वे स्वयं संपूर्णता आर्य नहीं है। इनमें अधिकांश अनार्य है, कुछ आर्य है ही नहीं। मतलब इनका कहना मतलब यह है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो है ना मूल निवासी जो थे वो आर्य नहीं है, ठीक है। हिमाचल के ब्राह्मणों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, आर्य, खश और नाग। आर्य, खश और नाग। ब्राह्मण जाति मुख्यतः 3 स्थानों पर निवास करती है, प्रसिद्ध देवता के मंदिर और तीर्थ स्थान तथा राजधानियों में। तीर्थ स्थानों तथा राजधानियों में रहने वाले ब्राह्मण आर्य है, ठीक है। जो तीर्थ स्थान में रहते हैं वो उन ब्राह्मण को बोलते हैं आर्य, ठीक है। जबकि देव देवता के मंदिर के आसपास रहने वाले अनार्य है। समझ में आ रही ना बात। जो तीर्थ स्थल होते हैं ना, तो उस स्थलों पे जो ब्राह्मण रहते हैं वो है आर्य, और जहाँ देवी देवता के मंदिर होते, मंदिर में जो रहते लोग वो थे अनार्य। प्रदेश के भीतरी दुर्गम स्थानों पर रहने वाले अनार्य ब्राह्मण एक अलग श्रेणी में आते हैं। ब्राह्मणों के भेदों और उपभेदों में जो सर्वोच्च वो या तो ऋषियों के साथ आए ब्राह्मण है या नाग और खश नेता है। परशुराम ने प्रदेश को आर्य बनाते समय स्थानीय शासकों को ही ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वर्ग में सम्मिलित कर दिया था, ठीक है। परशुराम जब आर्यों का वो कर रहे थे ना, तो उन्होंने जो ना स्थानीय शासकों को ही जो है उन्होंने क्षत्रिय वर्ग में सम्मिलित कर दिया था। समूचे प्रदेश में नाग, पुंडरिक या पुंडारी नाग के नाम से ब्राह्मण वर्ग है। ये ब्राह्मण नाग देवताओं के पुजारी है और नाग ही इनका इष्ट देवता है। ये प्राचीन नाग सामंतों की संतान है। ब्राह्मणों में पारस्परिक उच्चता और नीचता को जाने की एक कसौटी है। उनका कृषि के प्रति दृष्टिकोण, हल चलाने वाला ब्राह्मण 1-2 सीढ़ी नीचे गिर जाता है। खेती से दूर रहने वाला ब्राह्मण उच्च वर्ग में आता है। कुछ ब्राह्मण भूमि के स्वामी है, कुछ नहीं है। परंपरागत व्यवसाय के अतिरिक्त अब ब्राह्मण प्रायः सभी क्षेत्र जैसे सेना, उद्योग, कृषि, व्यापार और प्रशासन समाज अन्य वर्गों की तरह समान साझेदार बन गए हैं। देखिए पहले तो ऐसा था ना कि ब्राह्मण सिर्फ पूजा पाठ ही करते थे, उनको अगर खेत खुद करते थे, खेती बाड़ी करते थे तो उनको थोड़ा नीच कोटि का माना जाता था। अब तो हर जगह ब्राह्मण मिलेंगे। आप आर्मी में जाएंगे, आप फैक्ट्री में जाएंगे, आप कृषि भी कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस भी, मतलब हर जगह ब्राह्मण है। ये था ब्राह्मणों के बारे में, ठीक है। अगला है राजपूत क्षत्रिय। हिमाचल की अधिकतर जनता क्षत्रिय है। हिमाचल की अधिकतर जनता क्या है? क्षत्रिय। क्षत्रियों के अंतर्गत राजपूत, राणा, मियाँ, ठाकुर, राठी, खश, गद्दी, कणेत या राहु आते हैं। इनमें नागों, किन्नरों, आर्यों, खशों, शकों और गुजरों की बड़ी मात्रा में समाहार हुआ है। राजा, राणा और मियाँ क्षत्रियों की पंक्ति में प्रथम स्थान पर है। ठाकुर, राठी, गद्दी, खश और खसिया क्षत्रिय व्यवस्था में दूसरे स्थान पर है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। सबसे निचला स्थान कणेत और राहु को प्राप्त हुआ है। तो क्षत्रियों में भी देखो कितनी जातियां हैं बटी हुई, ठीक है। सबसे पहले श्रेणी में आते हैं राजा, राणा और मियाँ, ठीक है। प्रथम श्रेणी में आते हैं राजा, राणा और मियाँ। दूसरी श्रेणी में आते हैं ठाकुर, राठी, गद्दी, खश, ठीक है, या खशिया, ठीक है। और तीसरी श्रेणी में कौन आते हैं? कणेत या राहु, ठीक है। कुछ एक इतिहासकार राहु और कणेत को एक ही मानते हैं, जबकि कुछ एक विद्वान इनके विपरीत इन्हें अलग अलग मानते हैं। उनके मतानुसार कणेत कुनिंदों की संतान है और राहु गुजरों की संतान है। एक अलग मत के अनुसार कणेत और राहु गुजर संतान है। ऐसा जान पड़ता है कि कणेत और राहु आदिम जातियों और ऐतिहासिक जातियों का मिश्रण है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कणेत संभवतः कुलिंदों के वंशज, नागखश, आर्यखश, कोली और गुजरखश की संतान है। निष्कर्ष यह निकलता है कि कणेत जो है ना, कणेत कुलिंदों के वंशज है, ठीक है। नागखश, आर्यखश,
खशकोली और गुज्जर खशों की संतान कौन है? कनेत। ठीक है। अगले है वैश्य। वैश्य क्या थे? वैश्य मुख्यतः वाणिक और शिल्पी थे। वाणिक और शिल्पी थे, जो व्यापार वगैरह करते थे और जो शिल्पकार थे। हिमाचल प्रदेश में शिल्प कार्य साधारणतः कणेतों ने ही से ही कर लेते थे। हिमाचल में कणेत जो है ना, शिल्पकारों का काम करते थे। ठीक है। वाणिज्य के लिए यहाँ अवसर नहीं था। व्यापारिक अर्थव्यवस्था अदल बदल प्रणाली पर आधारित थी। यही कारण था कि यहाँ एक बड़ा व्यापारिक वर्ग नहीं बन पाया। यहाँ वैश्यों की श्रेणी में महाजन, सूद, बनिए, कराड़ और खतरी रखे जा सकते हैं। ठीक है। अगला है घीरत और कोली। घीरत और कोली ये जातियां यहाँ के समाज में निम्न वर्ग में आती थी। इसी कारण इनका अत्यधिक शोषण हुआ। इनका मुख्य व्यवसाय खेती करना है, परंतु कई स्थानों पर भूमि के स्वामी नहीं है। इन श्रेणी में आने वाले रेहड़, डागी, शिप्पी, चनाल, बड़ई, डुमन, तूरी आदि अनार्य जातियों के वंशज है। ये आर्य नहीं है, ये यहाँ के मूल निवासी थे। ठीक है। अनेक विद्वान कोलियों को कोल जाति के वंशज मानते हैं। ठीक है। तो जो ये थे ना, ये जो कोली थे, रेहड़, डागी, शिल्पी, चनाल, बड़ई, डूम जाति थी। ठीक है। तूरी जाति थी। ये लोग आर्य नहीं है, ये यहाँ के मूल निवासी थे। ये आर्य तो बाहर से आए थे ना। ठीक है, जैसा हमें बताया गया था। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी तक हिमाचल प्रदेश में जातीय रूप में जनजीवन का पूरा समन्वय हो चुका था। सब के सब शास्त्रीय हिंदू समाज व्यवस्था के अभिन्न अंग बन गए थे। आर्यों और मलेच्छों का भेदभाव मिट गया था। नाग, कोल, किन्नर, किरात, शक और गुजर अपने पृथक अस्तित्व को तिलांजलि दे चुके थे और आज संस्कृति की शुरुआत हो चुकी थी। हिमाचल प्रदेश के भू क्षेत्र के प्रारंभिक काल में ही मानव जाति के अस्तित्व में आने के अवशेष मिले हैं। आज पाई जाने वाली विभिन्न जातियां एक जन समुदाय किसी न किसी रूप में प्राचीन काल के जन समुदाय से मेल खाते हैं। आज यद्यपि आधुनिकता की छत्र छाया और विकास के नए नए आयामों से जनजीवन पर विशेष या गूढ़ प्रभाव पड़ा है, तथापि अधिकांशतः लोगों की मान्यताएं, रीति रिवाज और दिनचर्या अपने हजारों साल पुराने संस्कारों में प्रभावित है। प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न समुदाय के अपने अपने त्योहारों एवं मनोरंजन के साधन है। जीवन से मृत्यु तक अनेक प्रकार के संस्कार है जो हिमाचल प्रदेश की व्यापक एवं समृद्ध संस्कृति के दर्शन करवाते हैं। किसी भी क्षेत्र के निवासियों की संस्कृति वह सागर है जिसके भीतर अमूल्य निधियां छिपी होती है। जिस प्रकार सागर की कोई परिभाषा पूर्ण नहीं होगी, उसी प्रकार संस्कृति की परिभाषा के बंधन में बांधना युक्ति संगत नहीं होगा। परंतु इतना कहा जा सकता है कि जिस प्रकार दूध को कई रूपों में परिवर्तित करने पर उससे घी रूपी अति उत्तम तत्व प्राप्त होता है, उसी प्रकार सभ्यता रूपी दूध के परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप निकली संस्कृति घी समान तत्व है। लोगों के रहन सहन आदि से लेकर रीति रिवाज, धर्म, मेले, त्योहार, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोकगीत, साहित्य, कला आदि सभी संस्कृति के अंग है। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन सा ही मैं बोलूँगा इसको भी, ये भी आपने थोड़ा सा यहाँ से हिंट्स ले सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिए। हिमालय संस्कृति भारतवर्ष की संस्कृति का मूलाधार है, क्योंकि भारत की संस्कृति हिमालय की चोटियों और तलहटियों में पनप कर समूचे देश में फैल कई रूपों में विकसित हुई। भारतीय संस्कृति के धरोहर वेद, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत और अन्य ग्रंथों के अध्ययन से यह बात अपने आप प्रमाणित हो जाती है। हिमालय की महिमा का वर्णन करते हुए स्कंद पुराण में कहा गया है, स्कंद पुराण की लैंग्वेज है ये। ठीक है, वह मनुष्य जो हिमाचल के बारे में सोचता है, भले ही वह उसे देखे ना, उससे बड़ा है जो काशी में पूजा करता है और वह सारे पाप दूर कर देगा। वे प्राणी जो मरते समय बर्फ के बारे में सोचते हैं, पापों से छुटकारा पा लेते हैं। देवताओं के सैकड़ों युगों में भी मैं उस हिमालय की महिमा का वर्णन आपसे नहीं कर सकता, जिसमें शिवजी रहते हैं, गंगा
विष्णु भगवान शिव के चरणों में कमल फूल की पतली लकड़ी की तरह गिरती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। विष्णु पुराण में कहा गया है कि हिमालय द्वारा अभिरक्षित इस भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। रामायण में भगवान श्री राम की गरिमा प्रकट करने के लिए उनकी तुलना हिमालय से की गई है। हिमालय संसार की सब मानव जातियों का घर रहा है और वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण और महाभारत जैसे रत्न भी हमें हिमालय की कृपा से प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर हिमालय का अभिन्न अंग है। अतः यहाँ की संस्कृति में वे सारे गुण हैं जो हिमालयन संस्कृति में है। यहाँ आर्य पूर्व आर्योत्तर संस्कृतों का समन्वय हुआ है। यहाँ के नगरों, गांव देवी देवताओं के नाम ऋषि मुनियों के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ उदाहरण हैं, बिलासपुर का साथ ब्यास का नाम जुड़ा है, सुकेत के साथ शुकदेव का नाम जुड़ा है, मार्कंडे के साथ मार्कंडे का नाम जुड़ा है, मनाली के साथ मनु ऋषि का नाम जुड़ा है, वशिष्ठ कुंड के साथ वशिष्ठ ऋषि का नाम जुड़ा है, मंडी के मांडव्य ऋषि, रेणुका के जमदग्नि ऋषि पत्नी रेणुका का नाम जुड़ा है, पांगणा के साथ पांडवों का, भीमकोट के साथ भीम का और हिडिंबा के साथ भीम के नाम भी जुड़े हैं। भगवान शिवजी की तो यहाँ भूमि हर रूप से क्रीड़ा स्थल रही है। किन्नर कैलाश में आज भी शिवजी का वास माना जाता है। अपनी पुत्री उमा का दान करके हिमालय शिवजी के ससुर भी है। हिमाचल का हर वर शंकर और हर वधु पार्वती की तरह समानता करते हैं। अतः हिमालय सांस्कृतिक जीवन के अभिन्न अंग जन जीवन, वेशभूषा, आभूषण, रीति रिवाज, लोकगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, मेले, त्योहार, धार्मिक, साहित्य, कला आदि सभी अपनी विशिष्टता लिए हुए हैं और सारे राष्ट्र के जीवन में महत्व रखते हैं। इससे पूर्व की इन पहलू पर विचार किया जाए, यह कह देना आवश्यक है कि किसी भी प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों उसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जीवन को प्रभावित करती है। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र समुद्र तल से 350 मीटर से आरंभ होता है और 7000 मीटर तक ऊंचाई पर। यार देखो, ये बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि हमारे हिमाचल के क्षेत्र है वो किसी ऋषि मुनियों के नाम से जुड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे शिवजी भगवान का वास है। मतलब एक आप यदि उपसंहार में लिखना है तो आप ये चीज़ें भी लिख सकते हैं। इतना याद करने की जरूरत वैसे है नहीं, बस इसको जो है जस्ट रीड अपने नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक खंडों के अनुरूप इस सांस्कृतिक अध्ययन के लिए भी हिमाचल के 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऊपरी भाग जिसमें लाहौल स्पीति किन्नौर है, और मध्य भाग जिसमें शिमला मंडी कुल्लू है, निम्न भाग जिसमें सोलन और सिरमौर का क्षेत्र, बिलासपुर, कांगड़ा, मतलब मैप के अकॉर्डिंग जो है ना, ये बीच बीच में जो बलोखरा जी ने जो है ऐसी कुछ लिखा है जिसका थोड़ा सा औचित्य नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो अच्छा चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर हिमाचल में कैसा है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश देश भर में अपनी अलग ही विशिष्टता रखता है, जिसका प्रमुख कारण प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और लोगों की सांस्कृतिक जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयास है। प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न जनजातियों का अपना एक इतिहास है, जिनका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। हिमाचल प्रदेश गाँव का प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की 90% लगभग जनता गांव में बसती है। शहरों में 10% लोग ही बसते हैं। उनमें से अधिकतर जीविका उपार्जन हेतु शहरों में गांव के लोग ही रहते हैं। लाहौल स्पीति की 100% जनसंख्या गांव की है, ठीक है, और प्रदेश की जनसंख्या का अधिकांश भाग शिवालिक की पहाड़ियों के साथ साथ बाह्य हिमालय में बसता है। जैसे जैसे पहाड़ ऊपर उठते जाते हैं, जनसंख्या का घनत्व बिगड़ता जाता है। इस समय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ओके, तो कास्ट देखिए, कास्ट जातियां कौन कौन सी हिमाचल में, ठीक है। प्रदेश के ऊपरी भाग के लोग हिमाचल प्रदेश में बसने वाले लोगों में सबसे प्राचीन है। जो ऊपर बसते हैं ना, जो हिमाचल के जो अपर एरिया में रहते हैं, वहाँ के लोग सबसे
मूल निवासी सबसे प्राचीन लोग हैं, जिसमें से है कोली, हाली, चनाल, रेहाड़, लुहार, बाड़ी, डागी, ढाकी और तुरी आदि जाति के लोग हिमाचल के मूल निवासी माने जाते हैं, जैसा मैंने बोला था। ठीक है, तो ये कोली, हाली, चनाल, रेहाड़, लुहार, बाड़ी, ढाकी आदि तुरी जाति के जो लोग हैं ना, ये हिमाचल के मूल निवासी माने जाते हैं। ठीक है, और उनके साथ खस्सों या खस्सों और कुणेत को भी हिमाचल के पुराने निवासी माना जाता है। तो खस्सों को भी इनके साथ जो है ना हिमाचल के पुराने निवासी माना जाता है। ठीक है, खस या कुणेत अपने आप को राजपूत मानते हैं। इन ऊपर नामांकित जातियों के अतिरिक्त हिमाचल में बसने वाले लोगों की जातियां हैं ब्राह्मण, राजपूत, मियाँ, जो अपने आप को खस्सों, कुणेतों और उच्च वंश से मानते हैं, जिनकी मुख्य उपजातियां चंदेल, सेन, कटोच, मिन्हास, पठानिया, रणौत, पटियाल, जसवाल आदि है। ठीक है, खत्री या घीरत आदि है। हरिजन या अनुसूचित माने जाने वाले जातियां हैं चमार, जुलाहे, डूम, डुमणे, तरखान, चिंबे, चूड़े आदि। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ जातियां जो पेशे के कारण ही पनपे है, घुमाओ, झीवर और नाई आदि है। ठीक है, ये है यहाँ की जातियों के बारे में। आपने वो याद रखना कि सबसे मूल जातियाँ कौन सी है और बाद में आने वाली जातियाँ कौन सी, ये याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, रिलीजियस धर्म। हिमाचल प्रदेश की 96% के लगभग जनसंख्या हिंदू धर्म अनुयायी है। इसके अतिरिक्त इस्लाम, बौद्ध, सिख, ईसाई और जैन धर्मों के अनुयायी भी प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब कबीले देखिए, कबीले क्या है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे कुनबे हैं, ये कबीले हिंदू या बौद्ध धर्म के अनुयायी है। इनमें केवल मुस्लिम, गुर्जर ही मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। इन कबीलों या जनजातियों में शामिल है किन्नर, गद्दी, पंगवाल, जो कबीलों में रहते हैं ना, कबीले मतलब जंगलों में रहते हैं और गुट्टों में रहते, झुंडों में रहते हैं, तो उनको बोलते हैं कबीले। ठीक है, इनमें मुख्य होती है किन्नर, गद्दी, पंगवाल आदि। ओके, अब देखिए मुस्लिम या मुसलमान। मुसलमानों की संख्या भी प्रदेश में काफ़ी है। गुर्जर संभवतः हूण जाति से संबंध रखते हैं। इनसे संबंधित प्रथम सूचना हमें 8वीं शताब्दी के उपरांत ही मिलती है। तो मुसलमानों के संबंधित बारे में हमें जो सूचना है वो कब, कौन सी शताब्दी के उपरांत मिलती है? 8वीं शताब्दी के उपरांत ही। ठीक है, ये लोग परिश्रमी, सच्चे और बहादुर होते हैं। ये कुल संख्या का लगभग 1.38% है। इनमें शिया और सुन्नी दोनों संप्रदाय के उपासक है। इनका व्यवसाय मुख्यतः कृषि ही है। पहले इनके लोग कुछ पर्याही, छींजों, मेलों तथा अन्य उत्सव का समय ढोल बजाना, तेली, कोहलू चलाकर तेल निकालना, बाजरे, चूड़ियाँ बेचकर काम करना आदि का व्यवसाय करते थे। ठीक है, अब देखिए इसमें लास्ट पढ़ते हैं बौद्ध क्या है? वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े भाग में बुद्ध मत का प्रचार प्रसार महात्मा बुद्ध के जीवन के काल में हो गया था। इस परिकल्पना की पुष्टि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में महात्मा बुद्ध तथा भिक्षु के धर्म प्रसार की गतिविधियों से होती है। लाहौल स्पीति और किन्नौर में जनसंख्या का एक भाग बौद्ध धर्म का अनुयायी है, परंतु इसे हिंदू और बौद्ध संस्कारों के मिश्रण का ही रूप समझा जाना चाहिए, जिसमें लामावाद और तांत्रिकता की प्रधानता है। ठीक है, नेक्स्ट है पारिवारिक पद्धति। ये था, अभी हमने पढ़ा सामाजिक पद्धति, हमने जातियाँ पढ़ी, धर्म पढ़ा। ठीक है, और अब पढ़ेंगे हम पारिवारिक पद्धति की। पारिवारिक पद्धति हिमाचल में कैसी है? हिमाचल के लोगों का पारिवारिक जीवन संयुक्त है। कई घरों में 40 से 50 की संख्या के परिवार में के सदस्य भी इकट्ठे हो रहते हैं। पारिवारिक बंधन प्यार और मोह की मंजूषा में जुड़े हुए, परंतु समय समय के साथ साथ अब एकल परिवारों के लोग का आकर्षण भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हिमाचल के मकान। हिमाचल में मकान कैसे है? ठीक है, रहने के लिए बनाए गए मकान आमतौर पर मिट्टी के हैं, जिन पर स्लेट पड़े होते हैं, या फिर आरसीसी के स्लैब नुमा है। पशुशाला घरों में कुछ गज के फासले पर बनाई जाती है।
प्रदेश के ऊपरी भाग, मध्य भाग आमतौर पर लकड़ी की धज्जी दीवार, लकड़ी का ढांचा तैयार करके बीच में मिट्टी पत्थर। यार देखिए हिमाचल के घरों के बारे में बता रही है, सिंपल सी बात है, हमारे मकान ऐसे कुछ होते हैं बने हुए, ठीक है। और ये ठीक है, ऐसे मान लो हमारे हिमाचल में जो ना मकान होते मान लो, तो इसके ऊपर जो पत्थर लगा होता है ना, स्लेट नुमा पत्थर लगा होता है वो वैसे, ठीक है। और साथ में जो है ना आपके पशुशाला भी होती है जहाँ पे आप लोग पशु वगैरह बांधते हैं, ठीक है। और बस उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे होते हैं, ठीक है। और जो ऊपर के स्थानीय स्लेटों या टिन से छाए हुए होते हैं, ये गर्म होते हैं, अधिकतर 2 मंजिले होते हैं। ऊपर का भाग मनुष्य के रहने के लिए प्रयोग किया जाता है, नीचे के भाग में पशुओं को बांधने के लिए किया जाता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि ऊपर लोग खुद रहते हैं और नीचे पशु को बांधते हैं उसमें, ओबरे में, ठीक है, इसको ओबरे बोलते हैं कई जगह में, ठीक है। स्पीति आदि में मैदानों की भांति मिट्टी के कोठे भी बनाए जाते हैं। मकानों का निर्माण किसी स्थान पर भौगोलिक स्थिति जलवायु को ध्यान में रख कर किया जाता है। बढ़ते शहरीकरण के परिणाम स्वरूप अब धीरे धीरे लोग सीमेंट, पत्थर तथा लोहे का प्रयोग घर में निर्माण में करने लगे हैं। आर्थिक रूप से समृद्ध समझे जाने वाले हिमाचली आज भी छोटे छोटे घरों में हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे हैं। प्रदेश के अधिकतर परिवार एक या 2 कमरों के मकान में रह रहे हैं। सांख्यिकी विभाग के मुताबिक वर्ष 2013 तक 14,76,581 परिवारों में से 1.1% भी ऐसे भी है जिनके पास सर ढकने को एक कमरा तक नहीं है। आर्थिक रूप से सबसे कमजोर माने जाने वाले इनके तबके की रातें तंबुओं में कट रही है। इनमें से कुछ परिवार ऐसे भी बताए जा रहे हैं जिनके सदस्यों की संख्या 7 से अधिक है। प्रदेश में औसत 28% परिवारों के पास 2-2 कमरे हैं। 2 कमरे वाले सबसे अधिक ऊना जिले में 35.5% परिवार तथा सबसे कम 20% वाला जिला सोलन है, ठीक है। तो जिनके पास 2 कमरे हैं ना वो सबसे ज़्यादा है ऊना में 35%, 35.5%, और सबसे कम वैसे कहाँ है, सोलन में, ठीक है। राज्य में 3-3 कमरे वाले 70% परिवार है। ऊना जिला में 3 कमरे वाला सबसे अधिक है 19%, और सबसे कम फीसदी वाला है किन्नौर में जहाँ पे 3-3 कमरे है। ओके, 4-4 कमरे जहाँ पे है सबसे ज़्यादा वो है 16.6% परिवार है 4-4 कमरे में जो रहते हैं। 4 कमरे वाले सबसे अधिक 23.5% परिवार बिलासपुर तथा सबसे कम 12.3% परिवार किन्नौर जिले में रहते हैं। सबसे ज़्यादा 4-4 कमरे कहाँ पे है, बिलासपुर में, और सबसे कम कहाँ है, किन्नौर में, ठीक है। 5-5 कमरे जिनके पास है वे हिमाचल में टोटल 6.3% है। बिलासपुर जिले में सबसे ज़्यादा 9.3% परिवारों के पास जो है 5-5 कमरे, तथा कुल्लू में सबसे कम 4.1% परिवारों के पास 5-5 कमरे है। प्रदेश में 10% परिवार ऐसे जिनके पास 6 कमरे। यार ये तो कोई बात नहीं, 6 कमरे ये नहीं पूछेंगे, इसको आप छोड़ो आप, ठीक है, डजेंट मैटर, आपने इतना याद रखना छोटा मोटा, ठीक है। अगला देखिए, आगे पढ़ते हैं हम। पशु ग्रामीणों का अमूल्य धन है। उनकी देखभाल भी बड़ी सतर्कता और प्यार से की जाती है। मुख्य पाले जाने वाले पशुओं में बैल है, गाय है, भैंस है, भेड़ बकरियां हैं। कुछ इलाकों में घोड़े और खच्चर को विशेष रूप से सामान ढोने के लिए पाले जाते हैं। स्पीति में पाले जाने वाले प्रसिद्ध पशु याक है, ठीक है। तो स्पीति में पाले जाने वाले प्रमुख पशु क्या है, याक है, ठीक है, जो परिवहन, हल चलाने और दूध मांस के लिए लोगों को प्रदान करने का कार्य करता है। सरकारी प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप आज श्रेष्ठ नस्ल की गाय तथा भेड़ पालने का काम प्रदेश में कई भागों में चल रहा है। अब देखिए दिनचर्या, डेली रूटीन क्या है हिमाचल में, क्या है देखिए। साधारण ग्रामीण की दिनचर्या प्रातः जल स्रोत से, जो प्राय गांव में थोड़ा बाहर होता है, मिट्टी, पीपल या लोहे के घड़ों, गगरा के पानी भरकर लाने से शुरू होती है। तो ये गांव के बारे में बता रहा है कि भाई जो लोगों का जो दिन को जो शुरुआत होती है वो कैसी होती है, तो वे पानी ले आते हैं सबसे पहले सुबह सुबह, ठीक है, ठंडा ठंडा पानी, ठीक है। फिर क्या करते हैं, पशुओं को चारा डालते हैं, उनका गोबर उठाकर खेतों में डालते हैं, और शाम को क्या होता है, पशु को घास चारा डालने के बाद परिवार के सदस्य चूल्हे के पास गोष्ठी लगाते हैं, जिनमें से पारिवारिक समस्याओं पर
विचार विनिमय होता है। अगले दिन कार्य की योजना बनती है। प्रत्येक सदस्य द्वारा अगले कल किए जाने वाले कामों की सूचना बना दी जाती है। जाड़ों के दिन लोक कथाओं का समा बनता है। स्त्रियां चरखा काटती है और पुरुष तकलियों पर ऊन काटते हैं। यदि कोई अतिथि आ जाए तो सारा परिवार प्रसन्न हो जाता है और उसकी सेवा में जुट जाता है। बिल्कुल। उत्सवों, त्योहारों और मेलों या अन्य पर्वों की उत्कंठा में प्रतीक्षा करते। देखिए जाड़ों का मुझे भी अपना किस्सा याद आया। जाड़ों के दिन क्या होता था कि हम लोग घर में बैठे होते थे, बाहर बहुत अधिक ठंड होती थी, बारिश हो रही थी, बर्फ़ गिरी होती थी। तो हम लोग सभी भाई बहन, हमारी दादी क्या करते थे, एक मतलब परात से लेते थे, उसमें मक्की निकालते थे और मक्की के दाने ऐसे ऐसे उसके बाहर बैठते थे और मक्की के दाने अलग करते थे। और साथ साथ जो है ना दादी हमें कहानियाँ सुनाती थी और गप्पे चल रहे होते थे हमारे बहुत अच्छे। मतलब वो लाइफ बहुत अच्छी थी। तो हम एक खुश नसीब है कि हम हिमाचल में पैदा हुए और हमें ऐसे ऐसे जो है अवसर प्राप्त हुए। ठीक है। अब तो कहाँ होता होगा इस तरह का, लेकिन हमारे समय में ऐसा होता था। कुछ समय पूर्व संबंधित स्त्रियों को निमंत्रण दिए जाते थे। उत्सव मेलों में सामूहिक खान पान, ऊपरी क्षेत्र में मदिरा पान जिसका आवश्यक अंग है, और नृत्य तथा नाट्यों का आयोजन किया जाता है। गांव के लोग सुख दुख, मरण, जीवन और विवाह आदि के समय सामूहिक रूप से एक दूसरे को हर प्रकार का सहयोग देते हैं। हिमाचली जीवन का महत्वपूर्ण पहलू यहाँ के लोगों की सहनशीलता है, परिश्रम प्रियता है। और पहाड़ी लोग बोझ उठाकर एक के बाद एक पहाड़ी को संघर्ष चढ़ते हैं। परिश्रम प्रियता और सरलता के कारण दीर्घ, देखिए अगर चलो इसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं। रेडियो, दूरदर्शन तथा चलचित्रों के आवश्यक रूप से हिमाचल जनजीवन पर प्रभाव डाला है। देखिए अगर अब की हम बात करें तो अब जो है ना हिमाचल का जो दिनचर्या है, हिमाचल के लोगों की जो डेली लाइफ है, डेली रूटीन है, वो बहुत चेंज हो गया है। ठीक है। ये पहले बता रहे थे कि पहले लोग सुबह उठेंगे, फिर क्या बोलते पानी ले आएंगे, फिर उसके बाद जो है गायों का गोबर साफ करेंगे, दूध निकालेंगे, फिर नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद खेतों में जाएंगे, खेतों से आने के बाद फिर लंच करेंगे, फिर गाय वगैरह पशु बकरियां वगैरह चुगाने ले जाएंगे, चराने ले जाएंगे। ठीक है। और मतलब ऐसा अब क्या हो रहा है, अब तो यार आप ये देखो, अब तो बहुत ही कम बचे जो इस तरह की जो खेती बाड़ी थी, पशुपालन था, पशुचारण था। अब तो लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है भाई, आईफोन है। ठीक है। और मोबाइल ने जो है ना लोगों की लाइफ बहुत बदल रखी है। अब तो आप देखेंगे परिवार में जो है ना लोग भी एक साथ बैठे हुए कहीं नहीं मिलेंगे, सब अपने अपने फ़ोन में चिपके होते हैं और उठ पटांग उसमें वीडियो देख रहे, कोई गेम खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है। मतलब अब जो है ना हिमाचल के लोगों का जीवन में बहुत प्रभाव आ चुका है। आधुनिक हिमाचल की बात हो रही है। ठीक है। 2026 की बात हो रही है। ठीक है। तो चलो फिर भी अपनी संस्कृति बचानी चाहिए यार, मैं तो ये मानता हूँ। नेक्स्ट देखते, वेशभूषा, ड्रेस कैसी होती है हिमाचल की। ठीक है। और मुझे पता है कि ये पुराने ड्रेस के बारे में बात करेंगे अब। ठीक है। चलो देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। जिस प्रकार प्रदेश के निम्न और मध्य ऊपरी भाग में भौगोलिक विभिन्नता पाई जाती है, वैसे ही वेशभूषा में भी विभिन्नता पाई जाती है। इसके कारण भी भौगोलिक है, क्योंकि निम्न क्षेत्र ज़्यादा ठंडे वाले नहीं, मध्य क्षेत्र ठंडे है और ऊपरी क्षेत्र बहुत अधिक ठंडे है। अतः वहाँ गर्मी ऊनी वस्त्रों का प्रयोग ना चाहते हुए भी अनिवार्य है। ठीक है। ऊनी वस्त्र तो हम यूज करते बिल्कुल। इसके अतिरिक्त निम्न क्षेत्रों पर और यातायात के प्रचुर साधन हो जाने पर अन्य क्षेत्रों में समीपस्थ मैदानों के क्षेत्र की वेशभूषा का प्रभाव भी पड़ता है। गद्दियों का चोला जो लंबे कोट की भांति पूर्णतया ऊन का बना होता है, विशेष प्रकार से निर्मित ऊन की चादर कमर से नीचे बांधी जाती है, जिसे ढियाडू स्त्री द्वारा पहने जाने वाले रेजुआ लंबा बंद कोटनुमा वस्त्र जो पैरों तक के शरीर को ढांकता है, उसे बोला जाता है ढ्याटू। ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं गाइज। ठीक है। ये है एक ऊन की चादर होती है, कमर से नीचे बांधी जाती है, जिसे बोला जाता है ढ्याटू। और स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा बंद कोटनुमा होता है, जो
पैरों तक शरीर को ढांक देता है, ढांपता है, ठीक है। और निम्न भागों में विशेष उत्सव पर पहने जाने वाला लहंगा हिमाचली वेशभूषा का विशेष प्रतीक है। पुरुषों के पहाड़ी लिबास में बुशेरी टोपी और कोट नुमा लोहिया विशेष स्थान है, ठीक है। इसके ऊपर मोनाल पक्षी का पंख रखा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट यार, ठीक है। जो आपने देखा होगा ना, बुशेरी जो टोपी होती है ना, टोपी के ऊपर जो है पंख होता लगा हुआ, वो किस पक्षी का होता है? मोनाल का, ठीक है। तो वो जो है ना समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है, अगर मोनाल का पंख उसके ऊपर होगा। परंतु अब अधिकतर मैदानों की भांति स्त्रियां कमीज सलवार और विशेष अवसरों पर साड़ी और पुरुष कमीज पजामे पैंट कोट पहनते हैं। विशेष उत्सव नृत्यों आदि में चूड़ीदार पजामा भी पहना जाता है। शिक्षा शहरीकरण ने प्रदेश के निचले भागों में वेशभूषा का काफ़ी परिवर्तन ला दिया है। मतलब बहुत चेंज हो चुका है हमारे जो वस्त्र है, हमारे जो पहनावे में, ठीक है। मांस की महंगाई कहिए या धार्मिक हवा का प्रसार कि हिमाचल में शाकाहारी लोगों की संख्या बढ़ गई है। बढ़ती आबादी के साथ साथ आ रहे इस बदलाव के चलते अब हिमाचल में मांसाहारी और शाकाहारी लोगों का आंकड़ा बराबरी पर आ गया है। पशुपालन विभाग के सांख्यिकी विंग के सर्वेक्षण पर यदि नजर डालें तो हिमाचल के लोग पंजाब व हरियाणवी लोगों से दुबले पतले भी होने लगे हैं। इसे विशेषज्ञ संघर्षमय जीवन शैली और बढ़ती बेरोजगारी से भी जोड़ते हैं। हैरान की बात यह रहती है कि 52 लाख पशुधन मस्तन गाय भैंस युक्त प्रदेश में हर व्यक्ति के लिए रोजाना 344 ग्राम दूध ही दैनिक सेवन के लिए उपलब्ध रहता है। 344 ग्राम दूध सेवन की औसत दर में दूध में से बने पदार्थ जैसे घी, मक्खन, पनीर आदि भी शामिल है। इसकी तुलना यदि पंजाब और हरियाणा राज्य से करें तो यहाँ लगभग 650 से 700 ग्राम रहती है। जानकारी के मुताबिक लगातार बढ़ते शहरीकरण जीवन की आधुनिक शैली के चलते राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु पालन का प्रचलन रहा शौक सिमटने लगा है, जैसा मैंने बोला था, ठीक है। यही कारण है कि महज जरूरत के लिए इन क्षेत्रों में प्रदेश के बाहर का दूध भी चमक दिखाने लगा है। गौरतलब है कि पशुपालन विभाग ने हाल ही में अपने सांख्यिकी विंग के द्वारा प्रदेश भर में पशु गणना का कार्य भी इसी उद्देश्य से शुरू करने को ठाने हैं। अब तो पशु छोड़ रहे हैं लोग। आप हिमाचल में देखो, सड़कों पे देखो कितने पशु आवारा घूमे होते हैं, बेसहारा पशु। तो खेतीबाड़ी तो अब बहुत ही दुर्लभ हो रही है। अब तो खेतीबाड़ी के लिए जो है ना पशुओं की जगह जो है ना टिलर ले आ रहे लोग, मशीनें ले आ रहे हैं, लेकिन दूध कहाँ से निकालेंगे? सोचने वाली बात है यार, ठीक है। दिक्कत हो जाएगी। अभी दूध दुकानों से ले रहे हैं, हम बेरका पी रहे हैं, अमूल पी रहे हैं, लेकिन यार जो अपने गाय का दूध होता था ना उसकी बात भाई कुछ और होती थी। ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। इसलिए गाय को कभी भी जो है ना ऐसे मत छोड़िए प्लीज। बहरहाल राज्य में औसतन हर एक व्यक्ति के लिए 13 अंडे खपत के लिहाज से मौजूद बताए जाते हैं। 35,000 टन मांस की खपत में हर साल आंकी गई है। यह दर पंजाब और हरियाणा में 50 से 65 टन आंकी जाती है। इसमें राज्य और बाहरी प्रदेश में मुर्गों का मांस अलग से रहता है, जबकि हिमाचल अपने बूते 38,000 हेक्टेयर भूमि पर 7 लाख टन सब्जी का उत्पादन करता है। इतनी तादाद में सब्जियां 7 लाख पंजाब हरियाणा से भी आती है। जाहिर है कि मांस खपत के अनुपात में सब्जी की खपत यहाँ काफ़ी रहती है। इनका कहने का मतलब ये है ना कि जो पंजाब और हरियाणा के लोग हैं ना वो हिमाचल के मुकाबले ज़्यादा तगड़े होते हैं, वो लंबे होते हैं, और आपने देखा ना स्पोर्ट्स में कितने एक्टिव रहते हैं वो लोग, ठीक है। इनका कहने का अर्थ यही है, क्योंकि हिमाचल के लोग जो ना बहुत काम करते, बहुत परिश्रम करते, तो ज़्यादा फिटनेस की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। लेकिन अब तो काफ़ी समय बाद जो है ना अब बहुत चेंज हो रहा है। अब तो हिमाचल के लोग भी तगड़े हैं भाई, ठीक है, किसी से कम नहीं है, ध्यान रखिए। गौरतलब यह है कि सर्वेक्षण में फ्लोटिंग जनरेशन यानी पर्यटक शामिल नहीं है। ध्यान देने योग्य यह भी है कि अधिकांश पर्यटक मांसाहारी निकलते हैं और अंडों तथा मांस की खपत को खास प्रभावित करते हैं। विभागीय सर्वेक्षण में संभवतः आंकड़ों की खपत के बजाय उपलब्धता को ध्यान में रखा गया है। जानकारों की राय में हिमाचल में संयुक्त परिवारों के घटते प्रचलन के कारण भी पशुपालन का शौक कम होने लगा है। यही कारण बताए जाते हैं कि राज्य के भीतरी
भारी प्रदेशों की तुलना में यहाँ उपलब्ध दूध के आंकड़ों कम होने लगे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह दर वर्ष पहले 600 ग्राम के आसपास रहती थी। इसका एक कारण बढ़ती आबादी भी माना जाता है। जानकार विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि मांसाहार के खिलाफ कई संगठनों का अभियान और बाहरी प्रदेशों के आयातित सब्जी उत्पादों की तरफ बढ़ते हुए कदमों के नतीजन ऐसे ही बदलाव आया है। दूसरे मांस की बढ़ती कीमतों ने भी इस बाबत शाकाहारों की तरफ लोगों को मोड़ा है। तो खान पान के बारे में अब था जनजीवन और रहन सहन। लोगों का जीवन कैसा है और रहन सहन कैसा है। सोशल लाइफ एंड लाइफस्टाइल ऑफ हिमाचल्स पीपल। हिमाचलीय जीवन पर आर्य और अनार्य दोनों संस्कृति का प्रभाव है, बिल्कुल है। जनजीवन की धारा निर्विघ्न रूप से अज्ञात काल से बहती चली आ रही है। परिवर्तनों में तूफान इनकी मौलिकता को उखाड़ नहीं सके। पहाड़ी लोगों के मानस की सरलता से लोक गाथाएं भरी पड़ी है। यहाँ की नदियाँ, यहाँ के जीवन और यहाँ के श्वेत पर्वतों लोगों के हृदय की पवित्रता की कहानी कहते हैं। यहाँ के हरे भरे वन इसी हृदय की खुशी के गीत गाते हैं। यहाँ की रमणीक घाटियाँ सरल परंतु अटल प्रेम के गीत गाती है। संक्षिप्त में सारा पहाड़ी जनजीवन प्रकृति की गरिमा से ओतप्रोत है। यहाँ के लोग सहृदय, प्रसन्नचित और रंगीन प्रकृति के हैं। उनमें धार्मिक सहिष्णुता है, दया और एक दूसरे का आदर उनके जीवन के अंग है। देखने में हिमाचल के लोग सुंदर और सुगठित शरीर के हैं। कुल्लू की कोलन, चंबा की गद्दन और किन्नौर की किन्नर युवतियां तथा गुजरियां अपने सुंदरता और सरलता के लिए संसार में प्रसिद्ध है। कुल्लू की कोलन, ठीक है, कुल्लू की कोलन और चंबा की गद्दन और किन्नौर की किन्नर जो वहाँ की जो लड़कियां ना अपनी सुंदरता के लिए जो है ना प्रसिद्ध है। ठीक है, काफी सुंदर होती है लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आभूषण ज्वेलरी कैसी होती है हिमाचल के लोगों की। आभूषण प्रेम स्त्री जीवन का पुराने समय से एक अभिन्न अंग रहा है। प्राचीन समय में स्त्रियां ही नहीं बल्कि पुरुष भी आभूषण पहनते थे, जैसे कि गले में सोने की स्वर्ण सिंगी और कान में सोने की बालियां। यद्यपि आभूषण का संबंध कला के विकास से अधिक है, परंतु रहन सहन के विस्तार से भी इनका संबंध है। यहाँ के प्रसिद्ध आभूषण नाक के बाईं ओर पहने जाने वाले गोलाकार लौंग, नाक के दोनों नथनों के मध्य में होठों की तरफ लटकने वाले मुर्की, गोलाकार तिल्ली, कांटे, बालियां, सोने या चांदी का सिर पर लगाए जाने वाला ऊंचा गोलाकार चक्र, चांदी के लंबे बाजू में पहने जाने वाले चूड़े, गले या चांदी या सोने का हार, वो पैरों में पहने जाने वाले पायल है। परंतु अब धीरे धीरे इनका रिवाज खत्म होकर सोने का चक्र, टीका, नथ और कंठार आदि का रिवाज रह गया है। ये सारे गहने स्थानीय सुनारों द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन आधुनिकता ने देसी गहनों की अपेक्षा मशीन निर्मित गहनों को अधिक प्रचलित कर दिया है। ठीक है, अब देखिए भाषा। प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान डीजी गियर्सन ने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करते समय पहाड़ों की पूर्वी, मध्य और पश्चिमी पहाड़ी में बांटा था। पूर्वी ने नेपाली भाषा का रूप ले लिया, मध्य पहाड़ी गढ़वाली बन गई और पश्चिमी पहाड़ी जो हिमाचली क्षेत्र में बोली जाती है अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पाने के लिए ललायित है। नेपाली भाषा को भारतीय संविधान के अनुसार 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया है। ठीक है, नेपाली भाषा को भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में जोड़ दिया गया है? 8वीं अनुसूची में। पहाड़ी भाषा का स्रोत भी ब्रज, हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी और गुजराती की भांति शौर सैनी अपभ्रंश है। तो पहाड़ी भाषा का स्रोत कौन सा है? ठीक है, शौर सैनी अपभ्रंश। ध्यान रखना इस बात को भाई, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शौर सैनी अपभ्रंश। जहां जहां शौर सैनी अपभ्रंश पहुंचती गई है वहां की भौगोलिक परिस्थितियों ने इन पर अपनी छाप छोड़ी है। पहाड़ों में पहुंचने पर पुरातन कोल, किरात और किन्नर आदि
बोलियों से संपर्क से उनके छाप भी इस पर पड़ी और मूलतः एक होने पर भी इनकी क्षेत्रानुसार अलग अलग बोलियां बनी। सिरमौर में सिरमौरी, क्योथल में क्योथली, बघाट में बघाटी, ठीक है, बाघल में बागली, कहलूर में कहलूरी और कुल्लू में कुल्लवी, मंडी में मंडियाली, कांगड़ा में कांगड़ी और चंबा में चंबियाली। परंतु इनकी बोलियों का मूल एक ही है और पहाड़ी इनका संबंध वैसा ही है जैसा कि नदी से नाले का। देखिए, चंबियाली बोलते हैं, कांगड़ियाई बोलते हैं, मंडियाली बोलते हैं, लेकिन इनको भाषा क्या बोलते हैं? इनको भाषा बोलते हैं पहाड़ी भाषा, कि पहाड़ी भाषा है, ठीक है। हालांकि बोलियां अलग अलग है, ठीक है। नालों से ही नदी का आकार विकसित होता है, अतः इन स्थानीय बोलियों से ही पहाड़ों का विकास हुआ है। पहाड़ी की लिपि टांकरी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार। पहाड़ी भाषा की लिपि कौन सी है? टांकरी। और कहाँ से उत्पन्न हुई पहाड़ी भाषा? वो उत्पन्न हुई है कहाँ से? शौर शैली से, ठीक है। तो शौर सैन्य उपनाम से जो है पहाड़ी भाषा उत्पन्न हुई है और इसकी जो लिपि कौन सी है? टांकरी। ओके। कई राज्यों के अभिलेख टांकरी लिपि में थे और बनिया लोग अभी तक अपने हिसाब की बहियां लिखने के लिए टांकरी का प्रयोग करते हैं। तो जो बाणिये लोग होते हैं ना, वो अभी तक जो है ना अपने हिसाब किताब करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? टांकरी लिपि का। ध्यान रखना आपने। मैंने तो नहीं देखी यार ये टांकरी लिपि, बट ये देखनी पड़ेगी, ठीक है। परंतु अब टांकरी का स्थान नागरी लिपि ने ले लिया है। अब टांकरी की जगह कौन सी लिपि आएगी? अब आ गई है नागरी लिपि। पहले थी टांकरी लिपि, अब आ गई नागरी लिपि, ठीक है। और पहाड़ी साहित्य का सृजन इसी लिपि में हो रहा है। अब कौन सी लिपि में हो रहा है पहाड़ी साहित्य का सृजन? नागरी लिपि में। पहाड़ी में देवनागरी के स्वरों की अपेक्षा कुछ अधिक स्वर है, जैसे कि ओ और आ के बीच का आ, ओ औ के बीच का औ ए और ए के बीच का ए। इसी प्रकार व्यंजनों में भी ध्वनि भेद है, जैसे कि तस्व, तस्व, दस, च्यो, चश, दूध, नह, च, छ आदि शब्दों का अधिकतर प्रयोग होता है, ठीक है। तो च गया, छ गया, ऐसे ऐसे शब्द भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा भाषा। हमने आभूषण पढ़ी, भाषा पढ़ी, हमने रहन सहन पढ़ा, डेली लाइफ पढ़ा। ये है पार्ट नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। अगले जो वीडियो आएगी वो उसमें हम पढ़ेंगे हिमाचल में लोक नृत्य और लोक वाद्य यंत्र पढ़ेंगे हम। इनके हम लोक नृत्य जो होते हैं, डांस कैसा होता है हिमाचल का, और प्रॉपरली हम पढ़ेंगे यार। आपने यहाँ तक पेशेंस रखा है, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो ऑडियो को बार बार सुनिए, वीडियो को बार बार देखिए, इसको चलाइए जब भी आप घूम रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप खा रहे हैं, कहीं भी इस ऑडियो को चला के छोड़ दीजिए और सुनते रहो। इसको याद अपने माइंड में बिठाते रहो क्या क्या बोल रहा है इस किताब में, बहुत हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। और जो मैं आपको शताब्दी वाले क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको याद कर लेना अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट होते हो, पूछे जाते हो। एचएस में आपने देखना शताब्दी वाले क्वेश्चन पूछते रहते हैं इसमें बार बार, ठीक है। तो गाइज यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं, लगभग 1 घंटा होने वाला है। तो चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, इससे पहले पार्ट नंबर 1 भी जरूर देखिए। और अगले इसमें मिलेंगे हम आपसे पार्ट नंबर 3 में। मुझे लग रहा है इसके भी 4-5 पार्ट तो बनेंगे ही बनेंगे, मगर ये आप यदि बार बार देखेंगे ना गाइस तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। और मेंस लिखेंगे आप, इंटरव्यू देंगे आप, कहीं पर भी आप हिमाचल से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो जगमन बलोखरा का ये सीरीज़ जो है ऐसी चलती रहेगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, लगातार मेहनत करते जाइए, ऑडियो को सुनते जाइए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।